friends, myself Anjali and today we will discuss about properties of cardiac muscles. ओके तो कार्डियक मसल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसे अपन इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। ओके एक्साइटेबिलिटी मीन्स इसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो एक्साइटेबिलिटी इज अ डिफाइंड एज अ एबिलिटी ऑफ लिविंग टिश्यू of give response to a stimulus. In all the tissue, essential response to a stimulus is electrical activities in the form of action potential. ओके तो सारी कहानी स्टिमुलस की है। स्टिमुलस आएगा तो एक्चुअल में स्टिमुलस है क्या? चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नोन है स्टिमुलस। ओके स्टिमुलस के एक्चुअल में 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट मिनिमल थ्रेशोल्ड, मिनिमल बोलें या फिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलें, बोथ आर सेम। देन सब मिनिमल और इसी को अपन सब थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं। देन सुपर मिनिमल, इसे अपन सुपर थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं। तो मिनिमल अथवा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी क्या होता है कि वो कम से कम अमाउंट जो कि एक्शन को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एक्शन। ओके सब मिनिमल क्या है या सब थ्रेशोल्ड क्या है? बिलो थ्रेशोल्ड नो एक्शन। इसको मैं अभी अच्छे से समझाऊंगी, बस मैं अभी बता रही हूँ कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। और सुपर मिनिमल यानी स्टिमुलस मोर देन थ्रेशोल्ड एक्शन इक्वल द मिनिमल थ्रेशोल्ड। ओके मिनिमल स्टिमुलस मतलब क्या है? ऐसा मानना कि कोई ये हमारे पास कोई स्टिमुलस है जिसे अपन मिनिमल बोल रहे हैं। ओके मिनिमल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लाइक माइनस, जैसे कि RMP होता है -90। मान लेना कि ये कम से कम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके कारण से एक्शन जनरेट होगा। सब मिनिमल मतलब बिलो थ्रेशोल्ड, बिलो यानी ये थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड के भी नीचे है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ थ्रेशोल्ड से भी नीचे है वो कम से कम एनर्जी चाहिए, और वो कम से कम एनर्जी भी अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ओके तो सब मिनिमल में कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सुपर मिनिमल क्या है कि वो एक्शन या वो एनर्जी जितनी की हमें ज़रूरत है ना, तो वो क्या होगी? मिनिमल स्टिमुलस के इक्वल आएगी। मतलब कि जो सुपर मिनिमल है इसमें जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा है तो वो घट करके वो डिक्रीज़ होगी और मिनिमल थ्रेशोल्ड के बराबर आएगी और तब जा कर के एक्शन होगा। ओके तो एक्शन जब अपन यहाँ पे एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक्शन ऑफ हार्ट 4 टाइप के होंगे, मतलब क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप। ओके फर्स्ट क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, देन ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, देन एनोट्रॉपिक या आइनोट्रॉपिक एंड बैथमोट्रॉपिक एक्शन। क्रोमोट्रॉपिक यानी या क्रोनोट्रॉपिक यानी ट्रैकीकार्डिया है ना, ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है? हार्ट रेट, ये HR क्या है? हार्ट रेट। ओके हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा ट्रैकीकार्डिया में और हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा ब्रेडीकार्डिया में। देन ड्रोमोट्रॉपिक में क्या होता है कि ये भी 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक DA यानी ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। पॉजिटिव में क्या होगा कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन, वेलोसिटी हार्ट के वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, और नेगेटिव मतलब कि डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ओके थर्ड हमारे पास सेक्शन है आइनोट्रॉपिक। आइनोट्रॉपिक भी 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन देन नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन। पॉजिटिव को क्या कहेंगे? पॉजिटिव में एक्चुअल में होगा क्या कि इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि मसल्स के बीच में हो रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो ये नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन होगा। ओके देन बैथमोट्रॉपिक एक्शन। ये सारी कहानी एक्शन ऑफ हार्ट हमने यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्साइटेबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं एक्साइटेबिलिटी, और एक्साइटेबिलिटी से ही रिलेटेड है हमारा बैथमोट्रॉपिक। तो बैथमोट्रॉपिक भी 2 टाइप का है, पॉजिटिव बैथमोट्रॉपिक एंड नेगेटिव बैथमोट्रॉपिक। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो हमारा एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स है वो
इंक्रीज होगा और नेगेटिव में क्या होगा, वही चीज़ डिक्रीज हो गई। ओके, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखें कार्डियक मसल की तो ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल लें सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब ये खुद से रिदमिसिटी इसके कर सकता है। ओके, मतलब रिदमिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स रेगुलरली। इट is also called autorhythmicity और self excitation। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी हमारी दो टाइप की होगी, पहली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टेंशन। ओके, तो क्या कह सकते हैं, नो चेंज इन टेंशन। आइसोटोनिक मतलब टेंशन सेम है, तो नो चेंज इन टेंशन ऑफ द मसल बट द लेंथ चेंज। ओके, ऐसे ही सेम इसमें आइसोमेट्रिक लिखा है, आइसो यानी सेम, मैट्रिक यानी होता है लेंथ, तो हमारी जो लेंथ होगी वो सेम होगी, तो क्या होगा, नो चेंज इन लेंथ बट चेंज इन टेंशन। ओके, अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए कुछ वेरियस फैक्टर होते हैं जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। ओके, उसी में एक पहला आ जाएगा ऑल और नन लॉ। सबसे पहली बात, ऑल और नन लॉ को अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहें तो हम ये बोलेंगे, जब हमने एक्साइटेबिलिटी पढ़ा था उसमें हमने थ्रेशोल्ड, मिनिमम थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड और सुपर मिनिमल या सुपर थ्रेशोल्ड पढ़ा था, है ना। तो नॉन ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू या वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि हमारे कार्डियक मसल में एक्शन होने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर उतनी ही एनर्जी हमें मिली, मतलब कार्डियक को मतलब हार्ट को अगर उतनी ही एनर्जी मिली तो एक्शन होगा, और अगर नहीं मिली लाइक सब थ्रेशोल्ड थी, तो हमने पढ़ा था सब थ्रेशोल्ड में नो एक्शन, तो वो एक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गई सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कि ऑल और नन लॉ है क्या। अगर अपन इसे माइंड मैप लाइक समझना चाहें तो क्या होगा कि कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी आ सकता है, लाइक थ्रेशोल्ड भी आ सकता है, सब थ्रेशोल्ड भी आ सकता है, सुपर थ्रेशोल्ड भी आ सकता है, अभी हम नहीं पहचानते। स्टिमुलस आया, तो जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो नर्व इम्पल्सेस का काम हो कि वो हमारे हार्ट तक, हमारे ब्रेन तक लेकर के स्टिमुलस को जाएंगी, बताएंगी। तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मोटार यूनिट, जब हमारे नर्व इम्पल्स क्या करेंगी, मोटार यूनिट को एक्टिवेट करेंगी। जब मोटार यूनिट एक्टिवेट होंगी तो ये पहचान लेंगी कि ये जो हमारे पास एनर्जी है या स्टिमुलस आया है वो कैसा है, लाइक थ्रेशोल्ड है, सब थ्रेशोल्ड है या कैसा है। तो अगर ये थ्रेशोल्ड हुआ, वो कम से कम एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर है वो अगर हुई, तो ये ऑल मतलब 100% एक्टिव होगा और ये आगे की कहानी चलेगी। बट अगर ये इनएक्टिव है या 0% या नन, इसे क्यों बोल रहे हैं, अगर मानिए कि ये सब थ्रेशोल्ड हुआ है ना, तो मैंने बताया था कि एक्शन नहीं होगा, तो इनएक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई अगर से थ्रेशोल्ड हुई, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तो क्या होगा, मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन मूवमेंट होगा। ओके, तो ऑल और नन लॉ बस इतना ही है कि स्टिमुलस आएगा, नर्व इम्पल्स लेकर के जाएंगे स्टिमुलस को, तो हमारे मोटार यूनिट एक्टिवेट होगा, अगर ये थ्रेशोल्ड हुई तो एक्टिव रहेगा 100%, मतलब ऑल सारा ही इस पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और मूवमेंट होगा। बट अगर सब मिनिमल हुई या फिर सुपर थ्रेशोल्ड भी हुई तो वहाँ पे इनएक्टिव कंडीशन होगी और नन लॉ फॉलो होगा। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन सिंसेट्रियम। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, किसी भी एक टिश्यू को अगर एक्शन मिला या कोई भी एक टिश्यू को स्टिमुलस मिला, अपन को पता है कार्डियक में कितने, हमारे हार्ट में 4 टाइप के टिश्यू हैं, पहला एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, है ना। तो ये ऐसा है सिंसेटियम, यानी क्या होता है कि किसी भी एक टिश्यू को स्टिमुलस मिला तो सारे के सारे ही एक्शन जनरेट करेंगे। तो सिंसेटियम में होता क्या है कि सिंसेटियम मीन्स टिश्यू विथ साइटोप्लाज्मिक
continuity between adjacent cells. However, cardiac muscles is a like a physiological syncytium. ओके, ये क्या होता है कि इसके दो पोर्शन होते हैं, पहला आर्टरिया देन वेंट्रिकल्स. हमें पता है कैसे, अगर अपन नॉर्मली हार्ट का फिगर देखना चाहें, क्या ही बन रहा है, ऐसा रफली फिगर बना रही हूँ बस ये बताने के लिए कि एक्चुअल में है क्या, कहाँ की बात कर रहा है. ओके, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स, तो ये ऊपर वाले हो जाएंगे एट्रिया, देन ये हो जाएंगे वेंट्रिकल्स. और इन दोनों के बीच में ना क्या होता है, थिक नॉन कंडक्टिव फाइब्रस रिंग होती है जिसे अपन एट्रीवेंट्रिकुलर रिंग बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, और यही जाकर के हमारे एवी बंडल, मैंने यहाँ बताया ना 4 टिश्यू ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर, तो एवी नोड पर जाकर के स्टिमुलस देगा. ओके, तो सिंसेटियम को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, तो अगर मैं ऐसा समझाऊँ कि जैसे अपन के पूरे बॉडी में अगर हेयर की बात करते हैं, ओके, तो क्या होता है, जैसे हमें ठंड लगी, ओके, या फिर हम डर गए, मतलब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करेगा तो माने हम डर गए, है ना, तो क्या होगा, हमारे जो हाथ या पैर के जो हेयर हैं वो सारे के सारे इरेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे एक साथ. क्या एक बाल थोड़ी खड़ा होगा, सारे के सारे खड़े होंगे ना. वैसे ही हमारे कार्डियक मसल्स में प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक को स्टिमुलस मिला तो सारे के सारे ही एक्शन जनरेट करेंगे या सब के सब एक्शन दिखाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कार्डियक मसल्स नेवर फैटिग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्डियक मसल कभी भी फैटिंग नहीं होती है ना. फैटिंग नहीं होती है मतलब कि इसमें लैक्टिक एसिड बनने के कोई चांस नहीं होते हैं. हमारी कार्डियक मसल कभी नहीं थकती है, बल्कि करती हमेशा, पूरा दिन 24 घंटे 365 दिन हमेशा काम करती है ना. इसके कुछ रीज़न है. क्या रीज़न है, पहला, इसका लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है. ये अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब अपन एक्शन पोटेंशियल देखेंगे. देन रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया रिच अमाउंट में होती है. रिच इन ब्लड सप्लाई एंड रिच इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म. कॉमन सी बात है ना कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास ज़्यादा है तो इसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म कॉमन सी बात है कि वो होगा ही, है ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन पोटेंशियल. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब लाइक बड़ा नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ में बात करेंगे. ओके, तो फिलहाल यहाँ पे अगर अपन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो बस इतना देख लेना है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो प्रोलॉन्गेटेड होती हैं और इनका लॉन्ग रिफ्लेक्टिव पीरियड होता है. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड का एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल्स, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्चुअल में कार्डियक मसल की. होता क्या है कि बाकी जो मसल्स होती हैं उसमें सार्कोलेमा से सारे कैल्शियम ले लेती हैं और अपना एक्शन करती हैं, है ना, अपना काम करती हैं. बट कार्डियक मसल क्या करती है, सार्कोलेमा के पास जो कैल्शियम है वो तो लेंगे ही सही, उनको तो लेना ही है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसे बोलेंगे, ECF, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना. तो जो ECF में कैल्शियम प्रेजेंट है उसको भी लेंगी और तब जाकर के कैल्शियम स्पार्क होगा. तो इसको मैं सारी प्रोसेस बताती हूँ. एक्चुअल में होता क्या है कि ये मानिए कि कोई हमारी सार्कोलेमा है. सार्कोलेमा में हमने पढ़ के रखा है कि टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये हमारी मायोलॉजी का टॉपिक है. तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है टी ट्यूब्यूल्स में. ओके, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. अब चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे हमारे कैल्शियम रिच अमाउंट में होता है, तो इसका एक्चुअल में फैक्ट ही यही है कि कैल्शियम रिच अमाउंट में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम को अटैच करके रखता है. तो ये एकदम से ऐसे अपने आप में चिपका के रखेगा कैल्शियम को, तो कैल्शियम यहाँ पे रहेगा. अब होता क्या है कि जो हमारी सार्कोलेमा होती है यहाँ पे गैप जंक्शन होता है और ये हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी बाहर ECF की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और यहाँ पे एक रिसेप्टार है जिसे अपन रेंडोइन रिसेप्टार बोल रहे हैं. तो एक्चुअल में होता क्या है
कि यहाँ से जब कैल्शियम हमारे ECF में आएगा, जब यहाँ से बाहर निकलेगा हमारे सार्कोलेमा से, तो इस रिसेप्टार से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिसेप्टार है वहाँ से भी ये कैल्शियम बाहर निकलेगा। जब यहाँ से आएगा ना, उसके बाद ही ये प्रोसेस होगी। तो पहली प्रोसेस तो ये होगी कि गैप जंक्शन से कैल्शियम निकलेगा, सेकेंड ये रिसेप्टार से कैल्शियम बाहर निकलेगा ECF में, और होगा क्या, कैल्शियम स्पार्क होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमें मिल जाएगा, हमें क्यों, कार्डियक मसल को मिल जाएगा, तो कैल्शियम स्पार्क हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, देन तो अपन ये इसके लिए ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये इसी प्रोसेस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और लास्ट भी कह सकते हैं बट नॉट अ लीस्ट, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होते हैं ना, वो दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा, प्री लोड, देन आफ्टर लोड। कॉमन सी बात है ना, नाम से ही समझ आ रहा है, प्री लोड मतलब पहले, आफ्टर, ये मैंने क्या ही लिखा है, ER होगा ना, तो आफ्टर लोड मतलब बाद में। तो प्री लोड को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि डिग्री ऑफ टेंशन व्हेन इट बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आफ्टर लोड मतलब लोड अगेंस्ट विच द मसल्स अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। ओके, तो क्या कह सकते हैं, जो प्री लोड होगा तो किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के पहले का जो टेंशन है उसे अपन प्री लोड बोल रहे हैं। ओके, आफ्टर लोड किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो टेंशन जनरेट होगा उसे अपन आफ्टर लोड बोल रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या लॉ ये था, नहीं, लॉ क्या था, फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है, बात समझना कि एक मैंने माइंड मैप बनाया, थोड़ा सा जगह कम थी तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, होता क्या है कि जो हमारे ग्रेटर एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम अथवा प्रेशर, या तो वॉल्यूम की बात करो या तो प्रेशर की बात करें, है ना, तो जब ग्रेटर एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम और प्रेशर होता है तो ग्रेटर स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब स्ट्रेचिंग ज़्यादा होंगी तो इंक्रीज इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स, कॉमन सी बात है, पहले इतनी थी। ओके, ये कार्डियक मसल है, इसमें स्ट्रेचिंग हुई तो ये ऐसी हुई, तो ये कॉमन सी बात है ना कि इसकी लेंथ जो है तो इनिशियल लेंथ से इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी तो ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। यही हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है कार्डियक मसल के केस में। ओके, तो इस तरह से मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल लैंग्वेज में पूरी कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया है और समझाया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, एंड थैंक यू सो मच।